नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है अप्रैल 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना वृषभ कर्क के लिए, कैंसर के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। जैसा कई बार कुछ लोगों ने बोला है कि मासिक राशिफल में आप ग्रहों की स्थिति क्या है वो लिख दिया करिए, तो मैंने इस महीने से वो इनकॉर्पोरेट किया है। ग्रहों के गोचर क्या होंगे, जैसे और पूर्णिमा और अमावस्या को भी कुछ लोग कहते थे कि थोड़ा सा इंक्लूड किया गया। तो पूर्णिमा 1 तारीख की है, 2 अप्रैल को मंगल मीन में जाएंगे यानी कि आपके नवम भाव में। 11 अप्रैल को बुध मीन में आएंगे यानी कि आपके नवम भाव में। 14 अप्रैल को सूर्य मेष में आ जाएंगे यानी कि 10वें घर में। 17 को अमावस्या लगेगी, ये भी आपके 10वें घर में ही होगा। 19 अप्रैल को शुक्र मेष में वृषभ में आ जाएंगे यानी कि आपके 11वें भाव में। और 30 अप्रैल को बुध मेष में आ जाएंगे यानी कि आपके यहाँ पे होंगे नवम में और 10वें घर में आ जाएंगे। ये लिखा रहेगा, तो जब कभी कभी होता है कि मैं सामान्य में तो डेट बताता हूँ, मे भी आगे जो पार्ट्स होते हैं उसमें कभी मिस हो जाती हो, तो ये एक गाइडेंस के लिए या फिर एक देखने के लिए कि हाँ कब है गोचर, उसके लिए आपके लिए उपयोगी रहेगा। सबसे पहले लग्न पर प्रभाव देखते हैं। तो लग्न पर किसी का बहुत प्रभाव नहीं है, लेकिन एक ग्रह का इनडायरेक्टली है, वो है गुरु। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आतुर हैं लग्न में आने के लिए, जून में आ जाएंगे। जून 2 जून को है थिंक। अब बड़े ग्रह जो होते हैं ना, या बड़े ग्रह मतलब जिनका टाइम ज़्यादा होता है, गुरु, शनि, राहु और केतु, ये थोड़ा सा प्रभाव पहले ही देना शुरू कर देते हैं। चंद्रमा तो उसी दिन देते हैं, बुध 2-3 दिन पहले, शुक्र, मंगल आदि ये 1 हफ्ते पहले या कहिए 4-5 दिन पहले। शुक्र, मंगल, सूर्य 4-5 दिन पहले थोड़ा प्रभाव दिखता है। बृहस्पति आदि ग्रहों का प्रभाव 2 महीने पहले ही दिखने लग जाता है, स्पेशली अगर वो उच्च के होने वाले हों। तो एक ग्रह जो उच्चाभिलाषी है वो बदलाव के लिए आतुर है। आप खुद देख रहे होंगे आपके अंदर टू डू बेटर एक प्रेरणा वो आ रही होगी कि हाँ मुझे बेटर होना है, मुझे अपने आप को बेटर करना है, मुझे अपलिफ्ट करना है अपने आप को, मुझे अपने स्टैंडर्ड्स को बेटर करना है। तो ये देवगुरु बृहस्पति भले ही लग्न में है नहीं अभी, लेकिन आपको उस और ले जाने चाहेंगे कि जहाँ पे आप यू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। परिवर्तन से शुरू करते हैं। पहला परिवर्तन पूर्णिमा 3रे घर का है, अच्छा है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। 3रे घर की पूर्णिमा, उत्साह, विश्वास, कुछ नया करने की इच्छा, सब कुछ रहता है। 2 अप्रैल को मंगल का गोचर होगा जो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल योग कारक है। अष्टम में थे तो काम अटके होंगे, पिछले 1.5 महीने में बहुत काम अटके होंगे, एक लय नहीं मिल पाती अगर योग कारक अष्टम में होता है तो। लेकिन जब अब वो नवम भाव में आ रहे हैं तो योग कारक होने के नाते, अभी तो बाकी बात करेंगे, लेकिन योग कारक होने के नाते ही जब वो भाग्य स्थान में आएंगे, ये बहुत श्रेष्ठ है। ऊपर से वो आपके धनेश के साथ यानी कि सूर्य के साथ खुद दशमेश है, करियर में धन की वृद्धि, और वो आपके पंचमेश भी हैं और लक्ष्मी भाव के स्वामी लक्ष्मी स्थान में धन कमाने के नए अवसर, और शनि के साथ हैं जो सप्तमेश है यानी कि बिजनेस में लाभ, कुछ नए ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नवम भाव का बली होना
धार्मिक स्थलों पर जाने का मौका। और मैंने कहा योग कारक का भाग्य स्थान में आना यानी कि कार्य गति से पूर्ण होना। तो ये महीना शुरुआत से ही आपके लिए बहुत अच्छा दिखा रहा है। बस ध्यान क्या दीजिएगा, नवम में मंगल शनि है, बॉसेस से बनाकर रखिए, पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिए, और ज़्यादा प्लानिंग मत कीजिए। ओवर प्लानिंग के लिए मना नहीं करूंगा, प्लानिंग तो आप करेंगे क्योंकि बृहस्पति लग्न में। ओवर प्लानिंग होती है जब हम सब कुछ एक साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। कभी कभी होता है कि हाँ कल से जिम भी जाना है, कल से डाइट भी चेंज कर देंगे, कल से बुक्स भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, कल से सब कुछ ठीक कर देंगे, होता कुछ भी नहीं है। तो अनिवार्यता, समय की उपलब्धता और अपनी कैपेबिलिटीज, इनको ध्यान रख के प्लानिंग कीजिए। महीना अच्छा दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट। अगला जो गोचर है इस महीने का बुध का होगा और वो मीन में आकर बैठ जाएंगे, वो भी नवम भाव में। नवम 12वें घर के स्वामी का नवम में आना विदेश संबंधित कार्यों में पूर्णता, और तीसरे घर के स्वामी का नवम में आना एक प्रकार से भाग्य पराक्रम योग बनता है। लेकिन बुध क्योंकि नीच के हैं और मंगल के साथ हैं, थोड़ी सी अति उत्सुकता 11 तारीख के आसपास से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। 14 तारीख को सूर्य का 10वें घर में आना बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि दिग्बली अवस्था में होते हैं, करियर में कुछ अच्छा कर पाएंगे। और यहाँ पे लाभेश के साथ बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र हो या जीवन हो, पैसे की बढ़ोतरी और प्रमोशन के बहुत अच्छे योग हैं। क्योंकि शुक्र के साथ बैठे हैं जो लाभेश हैं, सूर्य खुद धनेश है, इन दोनों का मिलन ही कार्य क्षेत्र में धन वृद्धि दिखाता है। और सूर्य 10वें घर में प्रमोशन के कारक होते हैं। 10वें से सप्तम के स्वामी है रिकॉग्निशन, और लाभ स्थान के स्वामी शुक्र वृद्धि। तो अगर महीने के मध्य भाग यानी कि 11 से 19 के बीच, 14 से 19 के बीच में कुछ प्रमोशन की बातचीत चलती है तो बहुत चांसेस है आपको मिल जाए। उसके बाद भी रहेगा योग, पर ये सबसे प्रबल टाइम है 17 के आसपास, या 17 को अमावस्या योग बनेगा। फिर से दोहराऊंगा, मैं तिथि की बात नहीं कर रहा, मैं योग की बात कर रहा हूँ जो 2-2.5 दिन का रहता है जब तक ये दोनों साथ में हैं, चंद्रमा और सूर्य। तो यहाँ पे गलतियां हो सकती हैं, कार्य क्षेत्र में नाम खराब हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। 19 अप्रैल को शुक्र आ जाएंगे वृषभ में, बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज के लिए, घर के लिए, घर में वृद्धि, घर में लग्जरीज, घर में किसी को प्रॉपर्टी का लाभ, आपने कोई एसेट्स परचेज करने हैं, बहुत अच्छा टाइम, और इच्छाओं की पूर्ति। और 30 तारीख को बुध का गोचर होगा, 10वें घर में आ जाएंगे, नीच की अवस्था से निकल गए, 10वें घर में बुध आदित्य योग बनाया। चंद्रमा तो आगे जा चुके होंगे कहीं पे, लेकिन 10वें घर में बुध आदित्य योग बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच, बहुत बुद्धिमता दिखाता है। तो ये योग आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो कहें तो महीना ये कर्क के लिए देखा जाए तो बहुत श्रेष्ठ है। कुछ नुक्स निकालना ही हो तो यही कहूँगा कि थोड़ी अपने सेंसिबिलिटीज को कंट्रोल कीजिएगा और थोड़ा गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अपने आप को एम्ब्रेस करने का। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि हाँ मैं खामियों से भरा हूँ, यकीन मानिए जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हाँ नियर परफेक्शन हो सकता है, व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है, पर हम खामियों का पुतला है, पर हम एक्सेप्ट नहीं करते। जब हम एक्सेप्ट से ज़्यादा एम्ब्रेस करेंगे ना कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, मैं बेटर करने की चेष्टा करूँगा, मैं प्रयास करूँगा, पर अगर नहीं भी हो रहा तो मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अपने साथ, अब हम अपने आप से ही कितना कई बार रुष्ट होते हैं। जीवन बहुत लिमिटेड है, तो अपने आप से हेट मत कीजिए, अपने आप को प्यार करना शुरू कीजिए। मेरे हिसाब से थोड़ी मेडिटेशन कीजिएगा इस महीने, थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं लगता अवश्य, मैं जानता हूँ जो स्टार्ट करता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इमोशनल कंट्रोल कीजिए अपने जीवन में, पर एकदम ऐसे भी मत बन जाइए कि आप किसी के लिए इमोशनली अनअवेलेबल हो। वैसे नहीं होते कर्क वाले, लेकिन हो सकता है रिसेंटली कुछ हुआ हो आपके साथ कि आप थोड़ा सा इमोशनली अनअवेलेबल हो चुके हो। ओवरबर्डन रहेगा इस महीने, तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि किसी से कुछ मनमुटाव है उसको माफ़ कर कर आगे बढ़िए। सबसे अच्छी चीज़ है, आप वो भले ही आपको माफ़ करे ना करे, या उसको पता भी है कि आपने माफ़ किया है कि नहीं किया। कुछ ऐसी अवस्था है जो आपको तंग कर रही है, मन में बोलिए मैंने माफ़ किया और आगे बढ़िए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कि किसी से आप नाराज़ रहें, बदला लेने की भावना रखें। वो बदला ले भी लेंगे, उसके बाद भी कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। 2-3 दिन का लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया, कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। सेल्फ केयर पर ध्यान कीजिए, ऐसा लगता है कि, और ये सेल्फ केयर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर एंगल से आपको करना है। प्रयास कीजिए कि आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए इस महीने। और मे भी अगर आपसे कोई, हो सकता है इस महीने कोई, क्योंकि कर्क वाले यूजुअली पोलाइट होते हैं, हो सकता है कोई आपसे पोलाइटली बात ना करे,
पर अगर वो आपका अपना है तो रेदर देन वो देखे कि भाई वो पोलाइट क्यों नहीं है, उसके गुस्से पर मत जाए, ये देखिए कि वो उसके पीछे दर्द क्या है। अधिकतम जो लोग बहुत अनपोलाइट हो जाते हैं, शायद उनका नेचर वैसा नहीं होता, पर दुख हो गया, धोखा मिलना, उसके कारण कई लोग हो जाते हैं, उनका नेचर ही वैसा हो जाता है। तो अगर आपका कोई अपना ऐसा हो रहा है तो मे भी उससे थोड़ा पोलाइट रहिए, मे भी जानिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो इन सब चीज़ों पर विचार कीजिए। ये महीना बहुत एंगल से आपके लिए अच्छा है। करियर की तरफ चलते हैं। 10वें घर में शुक्र है, थोड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगी इस महीने, लेकिन धन वृद्धि के योग बहुत अच्छे हैं क्योंकि लाभेश है वो। केतु का प्रभाव शुक्र है, कभी कभी रियलाइजेशन भी करवाते हैं जब 10वें घर में शुक्र है कि और क्या कर सकते हैं अपने आप को बेटर करने के लिए। तो वो रियलाइजेशन जो लोग जॉब करते हैं कभी कभी आना ही चाहिए। पूर्णिमा 1 तारीख को ही लगेगी तीसरे घर में, ये भी कहीं ना कहीं आपको रियलाइज कराएगा कि आपको अपने आप को स्किलफुली अपडेट करना ही पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा आज के टाइम में ये आपको निरंतरता से करना पड़ता है। 2 अप्रैल को मंगल का गोचर अच्छा है क्योंकि दशमेश अपने से 12वें में आ गए, तो जॉब चेंज का, ट्रांसफर्स का अच्छा ही होगा। लेकिन नवम में शनि मंगल, सॉरी बुध नहीं है यहाँ पे सूर्य है। तो नवम भाव में शनि मंगल और सूर्य, तो ये बॉसेस से बहुत मतभेद करवा सकता है शुरुआती भाग में, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो उनको आराम से सॉल्व कीजिए, ईगो मत हट कीजिएगा अपने बॉस का, वरना दिक्कत आ सकती है। लेकिन ट्रांसफर चाहते हैं, इवन जॉब चेंज चाहते हैं, क्योंकि मंगल दशमेश है, अपने से 12वें में बैठे हैं और अष्टमी शनि के साथ बैठ गए, तो जॉब चेंज का अच्छा मौका है। इसके बाद 11 अप्रैल को बुध का गोचर होगा, वो भी नवम में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ सीखने के लिए अच्छा है, तीसरे घर के स्वामी यहाँ पे नवम में आके तीसरे घर को देखेंगे, लेकिन नीच के हो रहे हैं, तो फिर से बॉसेस से ही मिसकम्युनिकेशन दिख रहा है। तो अपने बॉसेस से कम्युनिकेशन पर निरंतरता से आपको काम करना है इस महीने, वरना चीज़ें बहुत, वैसे भी मैं कई बार बोलता हूँ कर्क वाले जो जातक होते हैं वो गलत चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, मन में कुछ और होता है, बोल कुछ और देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिए अपने बॉसेस से बात करते हुए। कुछ भी है वो आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, कई लोगों को ये लगता है, सत्यता भी होता है कई बार, क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति स्किलफुली उतना अच्छा ना हो, पर अगर वो बॉस बना है, किसी भी तरह से ऊपर पहुंचा है, तो कुछ ना कुछ तो टैलेंट होगा। तो मे बी जस्ट उस पोस्ट का रिस्पेक्ट करते हुए थोड़ा सा हम्बल रहिए इस महीने। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस आपके 14 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। 17 अप्रैल को अमावस्या लगेगी, तो यहाँ पे 10वें घर में लग रहा है, तो ये गलतियां हो सकती हैं, कुछ बहुत ब्लंडर ऑफ अ मिस्टेक हो सकती है। 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर लाभ स्थान में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, पैसा बढ़ाने की भी आएगी। और 30 अप्रैल को बुध का 10वें घर में आना दोबारा आपकी प्रोडक्टिविटी को थोड़ा बेटर कर जाएगा। अगर आप एमएनसी आदि में काम करते हैं तो 12वें घर के स्वामी का 10वें घर में आना अच्छा रिजल्ट देगा। अगर विदेश में जॉब ढूंढ रहे तो उसके लिए भी अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, अपनी गलतियां स्वीकारिए। कई बार होता है हम दूसरों पे ब्लेम करते रहते हैं, अरे मेरा बॉस अच्छा नहीं है, अरे मेरे को यहाँ पे ये नहीं मिलता, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। पहले अपनी गलतियां सुधारिए, ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा। डिसाइसिव रहिए, कंफर्ट जोन से निकलिए और थोड़ा लीड लीजिए। अगर आप लीड लेते हैं ना तो आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। अपने आप को और अपने क्राफ्ट को और बेटर कीजिए, स्किलफुल बनिए, कमिटमेंट्स पर काम कीजिए। ऐसा प्रयास कीजिए कि आपको कार्य क्षेत्र में कोई गलत बोले ना, इतने उस लेवल पर आप पहुंचे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप में क्वालिटी और आप जॉब करते हो, आप एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखाते, तो हाँ, अनटिल आप बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंटेड है या कुछ ऐसा है कि भाई आपको कोई टच भी नहीं कर सकता इन योर फील्ड, वो अलग चीज़ है। पर अगर आप रिप्लेसेबल हैं और फिर उसके बाद भी अगर आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे, तो आज या नहीं तो कल आपको थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सेक्रीफाइसेस दीजिए अपने कार्य क्षेत्र के लिए और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयत्न कीजिए। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए देखिए वैसे तो महीना ठीक ही है। सप्तमेश जो हैं आपके शनि, वो आपके धनेश के साथ सूर्य के साथ रहेंगे 14 तारीख तक, अच्छा ही है। और बृहस्पति जैसे मैंने कहा लग्न में आने को आतुर हैं, तो अभी ऑलरेडी मे बी बिजनेस में बहुत लाभ ना दिखे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज दिखना शुरू हो जाएंगी। पूर्णिमा 1 तारीख को ही पड़ रही है और ये सप्तम से त्रिकोण है, तो कोई बहुत एक्साइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, कोई बहुत एक्साइटिंग काम आपको शुरू में ही मिल सकता है। मंगल योग कारक के नाते जब वो नवम में आएंगे और आपके सप्तमें शनि को ज्वाइन करेंगे, यानी कि कोई काम जो बहुत टाइम से अटक रहा था वो 2 तारीख के आसपास पूर्ण हो सकता है। 11 को लेकिन बुध का यहाँ पे आना और सप्तमेश को ज्वाइन करना, डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम, सरकारी बाधा,
कोई जीएसटी आदि की प्रॉब्लम और कोई लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। 14 अप्रैल को सूर्य 10वें घर में आ जाएंगे, कोई बड़ा काम मिल सकता है, कोई सरकारी टेंडर चाहिए था आपको, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था या बड़े स्तर का काम चाहिए था, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। 17 अप्रैल को अमावस्या योग बनेगा, क्योंकि सप्तम से केंद्र में है तो इमोशनल होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, फैमिली बिजनेस है तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। 19 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे वृषभ में, जो इंडिकेट करता है कि कोई बहुत बड़ा पैसे का काम या कोई आपने मार्केटिंग आप कर रहे थे तो उसका लाभ यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। अंततः बुध का गोचर होगा फिर से महीने के अंत में 30 अप्रैल को, तो ये भी जो आपके कुछ काम अटके थे बुध के पिछले गोचर से, यानी कि 11 अप्रैल से लॉजिस्टिक्स का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, डॉक्यूमेंट्स का हो, वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो महीना ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है आपका। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना भरपाई का है, नुकसान हो जो भी हो उसकी भरपाई का है। माहौल अच्छा बनाकर रखिए, अपने बिजनेस की वर्थ बढ़ाइए, चॉइसेस डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लीजिए। कुछ लग रहा है कि कर सकते हैं तो गो फॉर इट, अभी बहुत ज़्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है कि आप टाइमिंग का ध्यान नहीं देते, आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं देते, थोड़े ऑथेंटिक रहिए, शॉर्टकट्स मत लीजिए कि चलो अभी काम बन जाए, नहीं, लॉन्ग रन में शॉर्टकट्स काम नहीं आएंगे। एक ईज लाइए बिजनेस में, अगर एक ईज आ जाती है ना, बिजनेस क्या जीवन में अगर हमारा एक फ्लो बन जाता है, आप देखिए प्रोडक्टिविटी सही होती है। एक व्यक्ति भले ही वो लेट उठता है लेकिन उसको पता है कि मैं 10 बजे अगर उठता हूँ, मैं ये काम, मैं 3 बजे सोता हूँ, लेकिन उसका एक टाइम टेबल है, वो प्रोडक्टिव होगा रहता है वो व्यक्ति जो सोचता रहता है मैं सुबह उठूंगा, कुछ भी नहीं कर पाता। तो आई थिंक एक ईज ऑफ बिजनेस या ईज ऑफ डूइंग ले आइए अपने काम में, आप यकीन मानिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। थोड़ी अपनी पावर लाइए, अथॉरिटी लाइए, ऐसा लगता है कि आप बहुत ईजी हो गए अपने एम्प्लॉयज़ पर या काम में, थोड़ा आपको ना अपना अथॉरिटी दोबारा कायम करनी पड़ेगी। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक ही है। लाभेश यहाँ पे धनस्थान में रहेंगे, धनेश भी आपके उच्च के होंगे सूर्य, तो पैसा तो आता रहेगा। खर्चे इस महीने बहुत होने वाले हैं। पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए रिस्क मत लीजिएगा। अंतिम 10 दिन भी ठीक ही हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। खर्चे भरपूर हैं इस महीने। गुरु अभी जाने वाले हैं 12वें घर से, जाते जाते खर्चे करवाएंगे। बुध नीच के 12वें घर के स्वामी नीच के हो जाएंगे, तो खर्चे बहुत होंगे इस महीने। और मतलब कि जिनके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है ना, बिल्कुल प्रिपेयर्ड, एक तो भैया सोचता है कि चलो भैया मेरा 30,000 का खर्चा है महीने का, ऊपर से 10,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा। इस महीने ये 10,000 बहुत ज़्यादा जाने वाला है, बल्कि जो अनप्लैन्ड एक्सपेंसेस है ना बहुत होंगे। दवाइयों पर या तो आपके या घर में किसी के सदस्य के हेल्थ पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कुछ बहुत काम आपके अटके हुए थे, आप भूल ही गए थे कि कुछ एक्सपेंसेस थे, या कुछ आपने शॉर्टकट्स लिए हुए थे, कुछ अवॉइड कर रहे थे, उन पर खर्चा हो सकता है। कुछ बदलाव आप ला रहे हैं अपनी दिनचर्या में, डाइट में, लाइफस्टाइल में, उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और जैसे मैंने कहा अनिश्चित खर्चे बहुत होंगे, अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, वो ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं आप धार्मिक चीज़ों पर तो खर्चा करेंगे, लेकिन आई थिंक बहुत एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज पे हैं आप अपने जीवन में, तो वो जब भी हम कुछ बड़े बदलाव लाते हैं तो खर्चे ज़्यादा होते ही हैं, तो वो सब दिख रहा है इस महीने खर्चे, लेकिन ज़्यादा रहेंगे, प्रिपेयर्ड रहिएगा उसके लिए। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस बहुत कम ही हैं। थोड़ा सा महीने के अंत में जाकर एक संभावना बन रही है, पर बहुत ज़्यादा इसके बारे में विचार मत कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कर्क वाले जातक इमोशनल होते ही हैं। तो अगर एक बार उस तरफ ध्यान गया ना, फिर उससे निकला नहीं जाएगा। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, थोड़ा स्लोली आगे बढ़िए और चीज़ों को समझिए। जल्दबाजी में कभी कभी एक पोटेंशियल रिलेशनशिप स्टार्ट होने से रुक जाता है, तो आई थिंक उस अवस्था में नहीं है, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा अभी पेशेंस रखिए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अच्छी चीज़ है कि मंगल का गोचर 2 तारीख को होगा, पंचमेश है, और वो अष्टम से निकल जाएंगे। जो एक उत्सुकता, अति उत्सुकता, अनिश्चितता चल रही थी, वो कम होगी। वैसे पहली तारीख को पूर्णिमा योग भी बनेगा, तो शुरुआती जो 2-3 दिन है ना, कम बोलिएगा रिलेशनशिप में। बुध का गोचर 11 तारीख को थोड़ा मिसकम्युनिकेशन ला सकता है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेगा। 14 अप्रैल को जो सूर्य का गोचर होगा वो ईगो क्लैशेस और फालतू का झगड़ा करवाएगा, क्योंकि पंचम से छठे में चले जाएंगे।
अमावस्या पड़ेगी फिर 17 तारीख को, यहाँ पे भी मिसकम्युनिकेशन और फालतू की चीज़ों पे झगड़े होने की संभावना ज़्यादा है। 19 अप्रैल को जो शुक्र का गोचर है ये बहुत अच्छा है, ये क्योंकि वो सीधे एक तो बली हो रहे हैं, कारक भी है रिलेशनशिप के, और यहाँ से वो पंचम को देख रहे हैं, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी बेटर होना शुरू हो जाएंगी। 30 अप्रैल को बुध का गोचर भी जाते जाते महीने के अंत में एक कम्युनिकेशन गैप भर कर जाएगा। तो देखा जाए ये महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपका और काफ़ी बेटर, शुरुआती भाग में भी नहीं, पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे चीज़ें बेटर होती जाएंगी। विशेष प्रिडिक्शंस, एक दूसरे की कमजोरी मत बनिए, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनिए। कभी कभी क्या होता है ना कि रिलेशनशिप स्टार्ट होता है आकर्षण से, फिर जो एक व्यक्ति के अंदर कमियां होती हैं वो हमें दिखती हैं और हमें लैस होता है कि, या हम उसकी कमी बन जाते हैं, हम उसकी एक वीकनेस बन जाते हैं इन अ नेगेटिव मैनर। एक तो होता है कि हाँ तुम मेरी वीकनेस है, वो रोमांटिक वाला नहीं कि भाई आप बहुत क्लिंगी हो, आप बहुत हर जगह डिमांडिंग हो, तो दूरियां आती हैं। केवल प्यार मोहब्बत से घर नहीं चलते ना, चलते होते तो क्या बात थी। व्यक्ति के जीवन में और भी चीज़ें होती हैं, पैसा कमाना है, करियर है। तो अगर आप अपने पार्टनर की वीकनेस बनते जा रहे हैं या आपके पार्टनर आपकी वीकनेस बनते जा रहे हैं, नॉट रोमांटिक वे अगेन, तो इस पर काम कीजिए। उनको बोलिए कि भैया ये चीज़ नहीं काम करी, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। कोई फेक प्रोमिसेस मत दीजिए, कोई काम नहीं करती वो, शुरू कुछ टाइम के लिए अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म में वही दिक्कत होगी, वही बोलेंगे तुमने तब ये बोला था। टॉक्सिसिटी आ गई है, कम कीजिए। नेसेसिटी को बढ़ाइए, टॉक्सिसिटी कम कीजिए। मेरे हिसाब से ये महीना ऐसा है जहां पे आपको कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। मैं अंत की बात नहीं कर रहा कि रिलेशनशिप खत्म कर दीजिए, लेकिन कभी कभी कुछ हार्ड डिस्कशन, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करनी होती है। जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताएं, लेकिन अगर वो यूजलेस है, मीनिंगलेस है, कोई फायदा नहीं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जहाँ आप ढंग से बात करें एक दूसरे से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। महीना ओवरऑल देखा जाए तो आपका काफ़ी अच्छा नहीं, मिश्रित प्रकार का दिख रहा है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ये महीना ठीक ठाक है, बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन लड़ाई झगड़े थोड़े दिख रहे हैं कुछ कारणों से। पहला 1 तारीख को पूर्णिमा है, सप्तम से त्रिकोण में थोड़ा सेंसिटिव टाइम रहेगा। पुरानी बातें या व्यंग्यात्मक कमेंट्स भी मत मारिएगा, क्योंकि उस पर ही झगड़े होंगे। इसके बाद मंगल का गोचर हो जाएगा। देखिए वैसे कई एरियाज में अच्छा है, लेकिन मंगल सप्तमेश शनि को ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए 2 तारीख के आसपास भयंकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, भयंकर, जिसमें मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। एक दूसरे के घर वालों पर छीटाकशी मत कीजिएगा शब्दों की, बहुत बड़े झगड़े होंगे और मिसकम्युनिकेशन भयंकर होने वाली है। फिर मिसकम्युनिकेशन बढ़ाएंगे बुध भी नीच के हो जाएंगे और सप्तम से तीसरे में और सप्तमेश शनि के साथ बैठ जाएंगे। ये महीना वैवाहिक जीवन में विल बी फुल ऑफ मिसकम्युनिकेशंस। तो जितना कम्युनिकेट अच्छा करेंगे, मिसकम्युनिकेशन पे नियंत्रण रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य का गोचर खैर कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये 14 तारीख को होगा। थोड़ा ना इन लॉज की दखलंदाजी के कारण दिक्कत बढ़ सकती है। और 17 तारीख को अमावस्या पड़ रही है, योग की बात कर रहा हूँ, फिर से कहूँगा तिथि नहीं। तो यहाँ पे भी इन लॉज के कारण, या फिर एक कभी कभी तो ना हमारे खुद की एक इमोशनल बैकग्राउंड चल रहा होता है, खराब कुछ चल रहा होता है, उसके कारण मे बी वर्क स्ट्रेस के कारण मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है। इसके बाद 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर होगा, वो वृषभ में आ जाएंगे, यहाँ से थोड़ी चीज़ें संभलेंगी। सप्तम से त्रिकोण में आ गए, कारक हैं वैवाहिक जीवन के, तो चीज़ें संभलेंगी। और अंततः बुध भी जब नीच की अवस्था से निकल जाएंगे तो महीने के अंत में खुद रियलाइजेशन हो जाएगा शायद दोनों को। कभी कभी होता है कि दोनों ही भावुक हैं, दोनों ही गुस्से में हैं, कुछ दिनों बाद लगता है क्यों फालतू में लड़े, तो वो महीने के अंत में रियलाइजेशन आ जाएगी। लेकिन संयम रखेंगे तो अच्छा है। क्या लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं हर घर में, लेकिन वो उस लेवल पे ना जाए, क्योंकि इस महीने पूरा पोटेंशियल है कि उस लेवल पे चले जाएं कि बहुत ज़्यादा कष्टकारी अवस्था हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, एक दूसरे के साथ को एंजॉय कीजिए, रिलैक्स रहिए। फिर से कहूँगा जो मैंने कहा था, इमोशनल बैगेज अपना मत लेके आगे बढ़िए। कई रिलेशनशिप, कई वैवाहिक जीवन बिकॉज ऑफ आवर इमोशनल बैगेज खराब होते हैं। तब वो हुआ था, अब वो तो नहीं हो जाएगा। वो व्यक्ति अलग था, वो परिस्थितियां अलग थी, वो समय अलग था। हो सकता है पर व्यक्ति की बात नहीं, परिस्थितियां कोई हो रही हो, किसी के साथ कुछ बुरा होता है, उसको बार बार वो चीज़ें याद आती हैं, उसके कारण आप अपना प्रेजेंट क्यों खराब करें। इन सब पर विचार कीजिएगा। कनेक्शन बढ़ाइए, कम्युनिकेशन बेटर कीजिए, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए,
छुपाइए मत, एफर्ट्स लीजिए। ये सब करेंगे तो अवश्य आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये महीना कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा मुझे। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, एग्जाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन देखिए वैसे बहुत अच्छे, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो इस पर ध्यान दीजिए। बीच के 10 दिन बहुत शुभ हैं। अंतिम 10 दिन में आप ओवर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा कहूँगा, आप बहुत लेड बैक से हो जाएंगे। आपको लगेगा सब कुछ कर लिया और बहुत एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। वैसे स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक ही है महीना, पंचमेश मंगल ही है, तो वो नवम में चले जाएंगे 2 तारीख को ही, तो ये अच्छा है। इसके बाद हाँ, बुध का नीच का होना 3 तारीख को, सॉरी 11 तारीख को थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। पंचम से पंचम में तो ओवर थिंकिंग, ध्यान ना लगना, गलतियां करना कम्युनिकेशन में। सूर्य का गोचर 14 तारीख को अच्छा है, पंचम से छठे में उच्च के सूर्य कंपटीशन के लिए अच्छे हैं, लेकिन 17 तारीख को अमावस्या का लग जाना, यानी कि कुछ काम अटकना या आपका एकदम फोकस हट जाना 17 तारीख के आसपास, उस पर ध्यान दीजिएगा। शुक्र का गोचर फिर से कई चीज़ों में अच्छा रहेगा, लेकिन पंचम पर शुक्र का प्रभाव प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों के प्रति ध्यान ज़्यादा जाता है या फिर फोकस हट जाता है। तो 19 तारीख को शुक्र का गोचर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन महीने के अंत में बुध का गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बुध आदित्य योग बना रहे हैं और नीच की अवस्था से निकल जाएंगे। तो अप्स एंड डाउन्स, बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला महीना रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा इनकॉर्पोरेट कीजिए नई चीज़ों को, नई बुक्स को, नए स्टडी मटेरियल को। आप बहुत चीज़ें ना अपूर्ण छोड़ देते हैं, इसलिए प्रोडक्टिविटी या जो रिजल्ट आप चाहते हैं नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत चीज़ें आपने अधूरी छोड़ी हुई हैं। स्टार्ट कर देते हैं पर अधूरी छोड़ी हुई। सोर्सेस अपने अच्छे कीजिए, रिसोर्सेज अच्छे कीजिए, मेंटल एग्जॉस्शन से बचिए, और कुछ भी अचानक से स्टार्ट मत कर दीजिएगा इस महीने, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत उत्सुकता में कुछ ऐसी चीज़ स्टार्ट कर देंगे जैसे आपने शायद कुछ करी भी हो ऑलरेडी, जिनको आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, तो मत कीजिए ऐसी। जो चीज़ अनिवार्यता है, जो जिस चीज़ की अनिवार्यता है उसको ही स्टार्ट कीजिएगा। आपको यकीन मानिए बहुत बदलाव की आवश्यकता है। भले आपको कोई कहे ना कहे, आपको अभी लगे ना लगे, लेकिन आपको अगर अब बेटर होना है, आपको थोड़े छोटे मोटे, मैं तो कहूँगा पूरे रूपांतरण की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा इस पर। हेल्थ वाइज इनको इंटेस्टाइनल इश्यूज, डायबिटीज़, डेंटल प्रॉब्लम्स, हड्डियों के रोग और इन्फ्लामेशन रहता है, उनके लिए परेशानी ज़्यादा रहेगी इस महीने। शुरुआती 10 दिन में इन्फेक्शन, फीवर, पैरों के रोग, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, हाई बीपी और स्किन डिसऑर्डर्स। बीच के 10 दिन गले के रोग, ईएनटी की प्रॉब्लम, नेत्र विकार यानी कि आंखों की प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर्स, हाई बीपी, और अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है तो दिक्कत रहेगी। अंतिम 10 दिन में फिर से हाई बीपी, हार्मोनल प्रॉब्लम, गले के रोग, लोअर बॉडी में काफ़ी दिक्कत दिख रही है, लोअर बैक में काफ़ी दिक्कत दिख रही है, शुगर एकदम इम्बैलेंस हो सकती है, कमर के आसपास के एरियाज में दर्द हो सकता है, और फिर से हाई बीपी का अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस महीने बहुत ध्यान दें। उपाय के अनुसार महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर कर शिव चालीसा और गौरी चालीसा का 2-2 बार पाठ कीजिएगा वहीं बैठकर। एक 4 मुखी घी का दिया भी जलाइएगा, उसमें कुछ अक्षत डालिएगा। महादेव के मंदिर में दूध और शहद का दान कीजिएगा। किसी भी गौशाला में हरे चारे की व्यवस्था करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ये उपाय करेंगे तो लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।